साथियों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर मैं नानू गढ़वाल आपके सामने उपस्थित हूं। जो हम रीट के गत वर्ष पेपरों में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन और आरबीएसई में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन थे वो हम क्वेश्चन कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जो हमने कल पदार्थ केमिस्ट्री का जो टॉपिक था पदार्थ एवं संरचना, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम पूरे कर लिए थे। आज हमारा केमिस्ट्री में दूसरा टॉपिक है रासायनिक पदार्थ। इससे संबंधित जो इस टॉपिक में हमारे सिलेबस में इस टॉपिक में जो टॉपिक है उन टॉपिक से रिलेटेड जो गत वर्ष पेपरों में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन और आरबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन में करवाऊंगा। चलो चलते हैं हमारा प्रथम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है। विश्व उष्णता के लिए, ठीक है ना। अब देखो पहले मैं विश्व उष्णता किसे कहते हैं। उष्णता मतलब होता है कि ये हमारा एक टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है हरितगृह प्रभाव और भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, मतलब भूतापीय वो विश्व उष्णता से संबंधित है। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइड ऑक्साइड या SO2। तो आपको पता है सबसे ज्यादा उष्णता के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 है। ठीक है, अब देखो मैं हरितगृह प्रभाव आपको बताता हूं। ये क्या हरितगृह प्रभाव क्या होता है, ठीक है। और हमारे भूतापीय मतलब भूमि तपती क्यों है सबसे ज्यादा, विश्व उष्णता का कारण क्या है, विश्व उष्णता है क्या, आपको बता। देखो हमारे वायुमंडल के अंदर, हमारे वायुमंडल में CO2 की जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है, CO2 की मात्रा बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर ताप की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ताप की वृद्धि होने पर जो हम ध्रुवों पर जो समुद्र है तो समुद्र मतलब जो बर्फ है वो बर्फ पिघलने लगती है और वो समुद्र का रूप धारण करती है और जैसे जैसे हमारी स्थलीय भूमि नष्ट होने लगती है और स्थलीय भूमि पर वो पानी आने लगता है। उसका कारण यही है CO2, सबसे ज्यादा जो गैस CO2 है। ठीक है, अब होता है क्या, इसमें 3-4 गैस हैं। अब देखो मैं उनका नाम लिख देता हूं कौन कौन सी है। एक तो CO2 है, एक है मेथेन गैस है, एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस है और एक है CFC। ठीक है, अब देखो इन गैसों की जैसे जैसे मात्रा अधिक होगी वैसे वैसे उष्णता अधिक बढ़ेगी। ठीक है, ताप पृथ्वी पर अधिक बढ़ेगा क्योंकि ये गैसें क्या करती है, ये गैसें प्रकाश का परावर्तन करती है। प्रकाश का परावर्तन कैसे करती है, जो प्रकाश आता है निर्वात में प्रकाश गमन करता है, जैसे भी प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वो टकराकर वापस ऊपर जाता है। तो ये गैसें क्या करती है, उसका परावर्तन कर देती है, वापस उस प्रकाश की किरण को वापस पृथ्वी की ओर भेजती है। वापस जो पृथ्वी की ओर भेजेगी तो आपको पता है वो वापस प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर ताप की वृद्धि होगी। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है CO2 का। यदि आपको इसका क्रम पूछ लिया जाए, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैसों का क्रम सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा CO2, उसके बाद CH4 मेथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरो गैस। ठीक है, अब आपको पता है हरितगृह प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, हरितगृह प्रभाव इसे बोलते हैं। ठीक है, ताकि हरितगृह प्रभाव क्या होता है कि जो ऐसा जैसे आपने अभी मैंने बताया कि विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, तो ये जो गैसें होती है ना इनको हरितगृह गैस बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस है, कौन सी गैस हरितगृह गैस है। मैंने आपको 4 गैसें बता दी। अब देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड गैस। मैंने आपको बताई थी नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा गया था इसलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूं। इसका आपको पता है जैसे सोडियम, मरकरी, सल्फर और थोरियम। तो आपको पता है इसका आंसर है मरकरी। इसे पारा भी बोलते हैं Hg से, इसका प्रतीक है Hg। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार गैस है, ये 2011 में पूछा गया था। और निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरितगृह गैस है, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत है
पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी या एंथ्रासाइट। आपको पता है ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन 2017 में अभी पिछली वाली रीट में पूछा गया था। कार्बन की सबसे अधिक प्रतिशत किसमें? एंथ्रासाइट। अब देखो मैं कोयले के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं, ताकि अब देखो ये हरितगृह प्रभाव और विश्व उष्णता, इससे कोई भी इनके अलावा कोई क्वेश्चन, मैंने इसको बारे में पूरा बता दिया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखो कोयले के बारे में बताता हूं। कोयला क्या है? एक ठोस ईंधन है। क्या है? ठोस ईंधन है, ठीक है। अब देखो कोयला पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब पेड़ पौधे से प्राप्त कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे जो न्यूनतम कार्बन की प्रतिशत है वो पीट में होती है, दूसरा लिग्नाइट है, और तीसरा बिटुमेन है, और चौथा एंथ्रासाइट है, ठीक है। अब पहला हम कोयला लेते हैं, पीट कोयला, ठीक है। अब देखो पीट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा 60% से कम होती है। इसे सरंध्र कोयला बोलते हैं। कौन सा कोयला? सरंध्र कोयला बोलते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 60% से कम होती है। अब दूसरा कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत होती है 60 से 80% होती है, और इसको भूरा कोयला बोलते हैं। कौन सा कोयला बोलते हैं? भूरा कोयला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको लिग्नाइट कोयला हमारे यहाँ राजस्थान में कपोल्डी क्षेत्र है, बाड़मेर, वहां पर निकाला जाता है। और तीसरा है बिटुमेन। बिटुमेन ये कोयला, इस कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। सर्वाधिक उपयोग इस कोयले का, सबसे ज्यादा उपयोग इस कोयले का किया जाता है, ठीक है। और चौथा कोयला आपको पता है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज्यादा होती है, और एंथ्रासाइट में कार्बन की लगभग 90% से ज्यादा इसकी मात्रा होती है, ठीक है। अब कोयले के बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है अपमार्जित जटिल लवण है। अब देखो ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक से। अब देखो अपमार्जक जटिल लवण है, किसका लवण है? सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का या मैग्नीशियम का? ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या है? अपमार्जक जटिल लवण है। ये किसका है? सोडियम का, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं साबुन वाला, फिर मैं पूरा साबुन और अपमार्जक किससे बनते मैं पूरा बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो साबुन कार्य करता है, साबुन मृदु जल में करता है, कठोर जल में करता है, या दोनों में करता है? इनमें से कोई नहीं। आपको पता है साबुन मृदु जल में करता है, ठीक है। कठोर जल में ये अपमार्जक करता है। अब आपको मैं साबुन और अपमार्जक के बारे में पूरा बताता हूं। अब देखो इधर मैं बता देता हूं आपको। साबुन एवं अपमार्जक। अब देखो साबुन होती क्या है? ये जो साबुन होती है इसमें क्या होता है, क्या है कि जो उच्च वशीय अम्ल होते हैं, मतलब उच्च वशीय अम्ल होते हैं, उनमें जैसे उच्च वशीय अम्ल ले लिए मैंने, स्टेरिक, पोमेटिक, ओलिक, ये उच्च वशीय अम्ल होते हैं। इसमें जो कार्बन परमाणु C7 से लेकर C12 से लेकर C18 तक इसमें कार्बन परमाणु में इन उच्च वशीय अम्लों को जो पोटेशियम और सोडियम, ये पोटेशियम सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है। अब इन पोटेशियम सोडियम इन उच्च वशीय अम्लों का यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको गर्म किया जाता है तो हम साबुन प्राप्त करते हैं। अब देखो मैं इसको बताता हूं, इसका सूत्र लिख के बताता हूं ये कैसे है, ठीक है। अब देखो CH2 CH C17H35 C17H35 और इसका हो गया C17H35। अब देखो ये कौन सा है? ये उच्च वशीय अम्ल है। कौन सा है? उच्च वशीय अम्ल। अब यदि इस उच्च वशीय अम्ल को किसके साथ गर्म करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड 3NaOH। अब यदि इसके साथ यदि हम गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? साबुन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? साबुन, RCOONA। ये साबुन R क्या है यहाँ पर? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो ये प्राप्त होगी और बाकी क्या मिलेगा आपको? ग्लिसरॉल
CH2OH CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल। अब देखो ग्लिसरॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है? यदि साबुन को पारदर्शी बनाना है ना तो इसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का उपयोग होता है। मैंने आपको साबुन के बारे में बता दिया। अब देखो साबुन का कठोर जल में काम क्यों नहीं करती है, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। देखो साबुन में होता क्या है, साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। अब यदि कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं और साबुन का जो सोडियम आयन होता है उसको क्या करते हैं, वहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो लवण बना लेते हैं। और लवण है ना, जो लवण होते हैं वो गंदगी को हटा, मतलब पानी के साथ घुल नहीं पाते हैं। कठोर जल में पानी के साथ नहीं घुलने के कारण ये साबुन होता है जो कठोर जल के अंदर काम नहीं करता है। और अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक वो होते हैं जो कठोर जल में और मृदु जल में दोनों में काम में लिए जाते हैं, ठीक है। उनमें होता है क्या, उनमें कैल्शियम मतलब मैग्नीशियम और जो कैल्शियम के आयन होते हैं वो सल्फोनेट बना लेते हैं। और सल्फोनेट जो होता है जो जल के अंदर विलय होता है, इस प्रकार वो अपमार्जक होते हैं, मृदु जल में भी विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है, ठीक है। अब मैं मिसेल निर्माण आपको पूरा बताऊंगा कैसे होता है। अब इसकी पूंछ कहाँ होती है? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, परिवर्तनशील या किसी भी तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अंदर की तरफ। देखो मिसेल निर्माण क्या होता है? मिसेल निर्माण क्या होता है कि जो साबुन एवं अपमार्जक है वो अपमार्जक क्या करते हैं, कोई गंदगी होती है और गंदगी के चारों तरफ एक ऐसा मिसेल टाइप का निर्माण करते हैं और उस गंदगी को वहां हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मिसेल कहते हैं, ठीक है। अब देखो होता है क्या है, जैसे हम बात करें साबुन की, साबुन में क्या होता है, RCOONA, ये साबुन होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, RCOO, ये हाइड्रोजन का भाग है जो जल विरोधी होता है, और जो ये भाग होता है COO-, ये जल स्नेही होता है। इसे कौन सा भाग कहते हैं, जल विरोधी। और ये जो होता है ये जल स्नेही भाग, कौन सा, जल स्नेही भाग, ये रेनाइन वाला, ठीक है। अब जो जल विरोधी भाग होता है जो हाइड्रोजन होता है, जैसे हमारे कोई कपड़े के अंदर ये कोई तेल की बूंद है। अब आपको पता है तेल की बूंद है ना, पानी के अंदर ग्लिसरीन है नहीं, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन होता है जो ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन इसके चारों तरफ ऐसे मिसेल का निर्माण कर लेता है, कर लिया निर्माण, ठीक है। फिर ये बाहर की तरफ कौन सा होता है, यार हाइड्रोकार्बन अंदर की तरफ होता है जो जल विरोधी होता है, और जो जल स्नेही होता है, और जल स्नेही इधर CO- इधर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब ये मिसेल का निर्माण करके इस जो ये यहाँ पर तेल की बूंद है ये पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होती है। अब ये हाइड्रोकार्बन में ये घुलनशील हो जाएगी और फिर इसको हाइड्रोकार्बन पानी के अंदर या मतलब बाहर ले जाएगा, उस कपड़े से हटा लेगा। तो ये इस तरह मिसेल का निर्माण करके जो तेल की बूंदें होती है उस तेल की बूंद को कपड़े से आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मिसेल के निर्माण में हाइड्रोकार्बन की पूंछ होती है। हाइड्रोकार्बन की पूंछ तो अंदर है और बाहर किसकी है, ये जल विरोधी अंदर है, जल स्नेही बाहर होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत युग में किसकी बात करा, गलत कौन सा कथन है। अब देखो ये अम्ल से संबंधित है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और जठरस में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है इसका आंसर है ये असंगत है। असंगत क्यों, अब मैं पूरा बताऊंगा आपको। ये असंगत इसलिए कि जठरस में फॉर्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तब इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, फार्मिक पाया जाता है चिट्टी में, किसमें, चिट्टी में। जो ये डंक मारती है कौन सा अम्ल देती है, फार्मिक अम्ल। और इसको क्षार के माध्यम से इसको उदासीन भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अम्ल एवं क्षार का विलयन। अब देखो अम्ल एवं क्षार के बारे में बताना है। अम्ल आपको पता है क्या होता है, क्षार क्या होता है, मैं पूरा बताता हूँ अम्ल एवं क्षार के बारे में, ठीक है। एक मिनट इधर देखना, ठीक है। ये अम्ल है, ये क्षार है,
ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार के स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। देखो अम्ल एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं, ठीक है। अम्ल एवं क्षार एक सूत्र आप ये ध्यान रखना, एनिलाक्षा ये सूत्र आप याद रखना, ठीक है। अब देखो आपको लाल और नीलों में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है? अम्ल नी से नीला, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल करता है, और क्षार से क्षार, क्षार का उल्टा क्या करता है? क्षार लाल को नीला करता है। हमारा जो ये क्वेश्चन है इसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अम्ल और क्षार के विलयन क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, और देखो अम्ल क्या करता है? नीले को क्या करता है? लाल करता है। अम्ल एवं क्षार के विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देता है, या लाल लिटमस को नीला कर देता है, या लिटमस विलयन को रंगीन कर देता है, या लिटमस विलयन पर कोई प्रभाव नहीं। अब आप यहाँ केवल एक लो अम्ल, जैसे अम्ल लोगे ना आप, अम्ल क्या करता है? नीले को क्या कर देता है? लाल, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह आंसर इसका हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्षार लोगे तो क्षार में कौन सा हो जाएगा? लाल को नीला कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? धावन सोडा है। अब देखो धावन सोडा किसे कहते हैं? अब इसका सूत्र पूछा गया है, आप मैं पूरा बताऊंगा आपको। NaCO3 NaCl CH4 1/2H2 और Na2CO3 10H2, ठीक है। ये कौन सी सोडे की बात कर रहा है? धावन सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक है। ये बेकिंग सोडा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर है Na2CO3 10H2। तो NaCO3 किसका नाम है? बेकिंग सोडा का नाम। NaCl किसका नाम है? NaCl है आपको पता है उदासीन सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये उदासीन होता है। अब उदासीन क्यों होता है इसके बारे में? NaCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार को मिलाएंगे आपको पता है जो विलीन आएगा वो उदासीन आएगा, ठीक है। तो ये NaCl प्लस H2, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? उदासीनीकरण प्रक्रिया। ये उदासीन है, लवण है, ठीक है ना। CH4 1/2H2 ये किसका नाम है? आपको पता है यहाँ 1/2 है, यदि यहाँ 2H2 होता तो ये जिप्सम का नाम होता, और अभी 1/2 है, तो ये किसका नाम है? ये नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? पेरिस में इस प्लास्टर का निर्माण किया था, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। Na2CO3 10H2 को मैंने बता दिया धावन सोडा है। अम्ल व क्षार के विलयन होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्धचालक होता है, अप्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर है आपको पता है अम्ल एवं क्षार के विलयन होते हैं जो विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब मैं बताता हूँ अम्ल। अब अम्ल एवं क्षार की जो परिभाषा है, ऑरिनिस्ट ने कहा था कि अम्ल जो वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। जैसे HCl, H+, HF, HNO3, ये सब आपको पता है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। और उसने ऑरिनियस ने परिभाषा दी थी क्षार की, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH, अच्छे ये OH- जलीय विलयन में। फिर आपको पता है बोरेस्टेड और लोरी ने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में उन्होंने परिभाषा दी थी कि जो प्रोटॉन का दान करेगा वो अम्ल होगा, प्रोटॉन देगा जो अम्ल होगा, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्षार होगा, ठीक है। कैसे बताया था? जैसे हम ले लिया ये जल H2, अब H2 क्या करेगा? किसका निर्माण? इसमें संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार भी बताया। H2 है, अब H2 क्या करेगा? ये कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा, ठीक है, प्लस OH-। तो ये प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन देगा तो ये अम्ल है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका संयुग्मी क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार कहलाएगा, ठीक है। अब देखो एक परिभाषा और है लुईस की। लुईस ने क्या कहा था? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, ठीक है, ग्रहण करेगा वो अम्ल होगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा वो क्षार होगा। उसने कहा था लुईस का जो सिद्धांत है वो अष्टक नियम पर आधारित है, जिसका अष्टक अपूर्ण होता है, जिसका अपूर्ण होगा तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो उसे लुईस अम्ल कहेंगे या लुईस क्षार कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा वो लुईस क्षार होगा। अम्ल और क्षार के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है दोस्तों। आज हमने रासायनिक पदार्थ में साबुन, अम्ल और जो वैश्विक उष्णता, हरितगृह प्रभाव, उनके बारे में मैंने पूरा बता दिया है,
ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, मैं कल लेके आपके सामने आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बता दिया करो, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो दोस्तों, धन्यवाद, कल मिलते हैं।